हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन में उत्प्रेरण की बात कर रहा था और वहाँ पे आपको बताया था उत्प्रेरण क्या होता है, उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है। इन सब बातों पे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। जब वो वीडियो आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाके पहले वो वीडियो देखें, इसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंतर्गत हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर उत्प्रेरक किस प्रकार से काम करता है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से वो काम करता है कि अभिक्रिया का वेग राइज कर जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो हमें पता चला कि उत्प्रेरक है कोई चीज़, फॉरेन सब्सटेंस है, वो रिएक्शन का रेट को इंक्रीज कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है या चेंज कर दे रहा है, घटा भी देता है कभी कभी। तो आखिर कैसे, सवाल आता है कि कैसे ये काम करता है। तो उसके लिए दोस्तों समय समय पर अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, जिनमें से है पहला समांगी उत्प्रेरण के लिए माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। समांगी उत्प्रेरण के लिए माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, फिर है अधिशोषण सिद्धांत, और इसके बाद है ये दोनों काफ़ी हद तक सफल नहीं हुए। इसके लिए इन दोनों सिद्धांतों के अलावा ये मॉडर्न सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत है, और ये पूरी तरीके से उत्प्रेरण की क्रिया विधि को, मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत समांगी उत्प्रेरण के लिए माध्यमिक यौगिक सिद्धांत और अधिशोषण सिद्धांत पूरी तरीके से उत्प्रेरण की क्रिया विधि को, मतलब मैकेनिज्म को कि किस तरीके से उत्प्रेरण काम करता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसकी वजह से ये आया। तो इसको दोस्तों दिया था क्लीमेंट तथा डेसार्म ने। इस सिद्धांत को दिया था क्लीमेंट व डेसार्म ने 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में क्लीमेंट और डेसार्म नाम के साइंटिस्ट ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और ये बताने की कोशिश किया था कि किस तरह से उत्प्रेरण आता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्प्रेरण के लिए माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। देखिए, इस सिद्धांत में, या यूं कहिए कि ये सिद्धांत किस तरीके से रिएक्शन में उत्प्रेरण की व्याख्या करता है, ये कुछ उसी तरीके से है। इनका कहना है कि जैसे ए और बी किसी एक्स नाम के उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं दोस्तों, ए बी का निर्माण कर देते हैं। तो पहले स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में क्या होता है, ये एक्स किसी भी ए या बी के साथ रिएक्शन करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है, एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। कैसे, जैसे ए ने एक्स से रिएक्शन करके क्या बना दिया दोस्तों, ए एक्स बना दिया। अब यही ए एक्स वापस बी से अभिक्रिया करके ए बी बनाता है और एक्स क्या हो जाता है दोस्तों, बाहर हो जाता है। यही हमारा क्या है, माध्यमिक यौगिक। माध्यमिक यौगिक। तो दोस्तों माध्यमिक यौगिक क्या हो रहा है कि पहले हमारे रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट उत्प्रेरक के साथ अटैच्ड हो जा रहा है और माध्यमिक यौगिक बना रहा है, और वापस वही माध्यमिक यौगिक दूसरे रिएक्टेंट के साथ अभिक्रिया करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब ये रिएक्टेंट आपस में बगैर इसके मिल नहीं पा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे शादियाँ होती हैं तो एक मीडिएटर होता है, जिसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अगुआ कहते हैं। वो क्या करता है, एक पक्ष को लेके गया, ये पक्ष दोनों अनजान हैं, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। तो अगुआ जाएगा, पहले इनसे मिलेगा और इनको लिवा के आएगा इसके घर, और फिर क्या करेगा दोस्तों, इन दोनों को मिला के खुद क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये दैट काइंड ऑफ अगुआ, इसने क्या किया, इन दोनों को फाइनली मिलाया और खुद क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से माध्यमिक यौगिक सिद्धांत को आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ये तरह ही समझाने की बात है। असल में इसमें क्या होता है, देखिए, असल में इसमें होता है जब कभी भी कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसे एक सर्टेन एनर्जी क्रॉस करनी होती है। आपको पता है इस तरीके से एक सर्टेन एनर्जी रहती है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है हमारी, है ना। ये अभिकारक है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद है। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो दोस्तों यहाँ ये क्या है,
यही है माध्यमिक यौगिक का स्थान है। ये माध्यमिक यौगिक का स्थान है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अब अभिकारक अणु के पास इतनी ऊर्जा हो, ये ऊर्जा है, इस एक्सिस पे ऊर्जा है, ये इतनी ऊर्जा हो कि ये बाउंड्री क्रॉस करके ये उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए, ये बाउंड्री क्रॉस करके क्या हो जाए, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन बहुत सारे अभिकारक के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है तो इस बाउंड्री को, इस पहाड़ को क्रॉस करके यहाँ पे आ जाए। तो उत्प्रेरक क्या करता है, संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप कि आपने इसको सुना होगा। संकीर्ण ऊर्जा को क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है और अभिक्रिया इससे नीचे के ही ऊर्जा में होने लगती है। अभिक्रिया इससे नीचे की ऊर्जा में होने लगती है। मतलब ये स्थिति तब है जब उत्प्रेरक नहीं है और ये स्थिति तब है जब उत्प्रेरक उपस्थित है। अर्थात ये क्या कर देता है, ये अभिक्रिया को 2 स्टेप में करवा देता है। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया को 2 स्टेप में छोटे छोटे इसकी संकीर्ण ऊर्जा हो जाती है। आप समझो कि यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आदमी को कूद के यहाँ जाना है, यहाँ से आदमी को कूद के यहाँ जाना है तो वो आसानी से नहीं जा सकता है। यहाँ से जो लंबी जंप लगा पाएगा वो तो प्रोडक्ट में बदल पाएगा, लेकिन जो छोटी जंप लगाएगा वो तो प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा। लेकिन अगर बीच में ही यहाँ पे एक स्थान खींच दिया जाए तो जो छोटे जंप लगाते हैं वो भी एक बार यहाँ कूदेंगे, फिर एक बार यहाँ कूद जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक काम करता है। उत्प्रेरक क्या करता है, संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है। संकीर्ण ऊर्जा को क्या करता है, घटा देता है और ढेर सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं और इस तरीके से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इस तरीके से अभिक्रिया का वेग क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत का यही कहना है कि उत्प्रेरक क्या करता है, रिएक्टेंट के साथ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाता है और उसके पश्चात दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलकर वो फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, जिसके अंतर्गत वह अभिक्रिया के संकीर्ण ऊर्जा का मान कम कर देता है। और इसी के कारण से हमारे जो अभिकारक के अणु इस बैरियर को क्रॉस करके उत्पाद में नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं, वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा कम होने के कारण से ये बैरियर क्रॉस करके उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, इस सिद्धांत के दोस्तों कुछ कमियां रही, जैसे इसने विषमांगी उत्प्रेरण को स्पष्ट नहीं कर पाया, है ना। उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक की पाउडर फॉर्म में या चूर्ण अवस्था में ये सिद्धांत क्या किया, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब आप कह सकते हैं कि उत्प्रेरक वर्धक विष, है ना दोस्तों, विष और चूर्ण अवस्था में उत्प्रेरक की क्या क्रिया विधि है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और ये दोस्तों विषमांगी उत्प्रेरण, ये जो है समांगी उत्प्रेरण के लिए तो सही था, लेकिन विषमांगी उत्प्रेरण के लिए काम सिद्धांत नहीं किया। इसके एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल हुआ करता है, इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। हमारे पास एक एग्जाम्पल हुआ करता है कि जब कभी भी O2 से NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो SO3 बनता है। क्या बनता है दोस्तों, SO3 बनता है। सेक्शन का बैलेंस कर दीजिए और 6 हो गया, 2 यहाँ कर दे, ठीक। ये अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है। पहले NO क्या करता है दोस्तों, पहले हमारा NO अभिक्रिया कर देता है, NO O2 से अभिक्रिया करके NO2 बनाता है। NO O2 से अभिक्रिया करके क्या करता है दोस्तों, NO2 बनाता है। इसके बाद यही NO2 SO2 से अभिक्रिया करके SO3 बनाता है और NO क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, अभिक्रिया तो यही है, ये अभिक्रिया है फाइनल पूर्ण अभिक्रिया। लेकिन ये अभिक्रिया हो रही है स्टेप 1 और स्टेप 2 में, 2 तरह से ये अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो पहले हमारा जो ये NO2 है वो O2 से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है दोस्तों, NO2 बना रहा है, और इसके बाद NO2 SO2 से अभिक्रिया करके SO3 बना रहा है, और ये हमारा उत्प्रेरक क्या हो रहा है दोस्तों, बाहर निकल जा रहा है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये एक माध्यमिक यौगिक बन रहा है। ये क्या बन रहा है, माध्यमिक यौगिक बन रहा है। और फाइनली हमारा क्या हो रहा है,
प्रोडक्ट बन रहा है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल की बात करें दोस्तों यहाँ पे आपके लिए, आप देख सकते हैं ईथर का निर्माण में सबसे पहले क्या होता है, एल्कोहल क्या करता है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, यहाँ से H2 निकल जाता है और C2H5HSO4 बनता है, C2H5HSO4 बनता है। और तत्पश्चात यहाँ पर क्या होता है, ये वापस से H2SO4 से अभिक्रिया करता है, C2H5HSO4 एक मॉलिक्यूल इसके साथ और अभिक्रिया करता है, C2H5OH के साथ, ठीक है। तो यहाँ से बन जाता है आपका H2SO4 बाहर निकल जाता है और आपको यहाँ से कितनी मिलता है, C2H5O C2H5, यहाँ से आपको ईथर देखने को मिलता है। तो ये एक माध्यमिक यौगिक बना, ठीक है दोस्तों, ये एक माध्यमिक यौगिक बना और ये हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिला। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से पहले क्या हुआ, H2SO4 ने रिएक्शन किया, प्लस यहाँ से क्या निकल गया, H2 निकल गया और ये H2SO5 वापस से दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ अभिक्रिया किया, तो यहाँ से ईथर बन गया और H2SO4 रिलीज हो गया। मतलब H2SO4 क्या है, ये क्या है, उत्प्रेरक है। तो फाइनली उत्प्रेरक लास्ट में क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत में जो ट्रीमेंट और डिशायर में प्रस्तुत किया था 1806 में, उनका कहना था कि सबसे पहले अभिकारक अणुओं के साथ उत्प्रेरक जुड़ के माध्यमिक यौगिक बनाता है और माध्यमिक यौगिक वापस से दूसरा अभिकारक अणुओं के साथ जुड़ के फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण करता है। ये मैंने आपको जैसे बताया, शादी करने वाला जो मीडिएटर होता है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों। तो यहाँ से आप दो एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है, एक SO2 वाला और एक ये, इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, इसकी कुछ कमियाँ थी, जैसे इसने क्या किया था, वर्धक, विष और विषमांगिक उत्प्रेरकों के लिए सिद्धांत कारगर नहीं था। आगे बढ़ते दोस्तों अधिशोषण सिद्धांत में, इसको फैराडे साहब ने दिया था और ये सिद्धांत काफी चला नहीं। इनका कहना था कि अभिकारक अणु क्या होते हैं, उत्प्रेरक की सतह पर जम जाते हैं। उत्प्रेरक की सतह पर क्या होते हैं दोस्तों, जम जाते हैं। अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर जम जाते हैं, इनके सिद्धांत का ये उत्प्रेरक की सतह है, अभिकारक अणु क्या करेंगे, इस पे जम जाएंगे। तो यहाँ पर सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी, तो दूसरा वाला जो अभिकारक अणु होगा उसको पता रहेगा कि आसानी से कहाँ जाके अभिक्रिया करना है, तो वो आसानी से कर लेगा और इसे संपर्कता का सिद्धांत भी कहते हैं। संपर्कता का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत भी विषमांगी उत्प्रेरक के सिद्धांतों को स्पष्ट नहीं कर पाया और चूड़ अवस्था में किस तरीके से उत्प्रेरक काम करेगा उसको भी स्पष्ट नहीं कर पाया। ये सिद्धांत काफी दिन तक चला नहीं। तो फाइनली हमारे पास आता है विषमांगी उत्प्रेरक का आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। इन दोनों को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। विषमांगी यौगिकों का आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। इस सिद्धांत में दोस्तों क्या होता है, इस सिद्धांत में सबसे पहले अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर आगे क्या होता है, जुड़ जाता है। इसके पश्चात अभिकारक के अणुओं के मध्य बॉन्ड बनता है। इसके पश्चात अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह को छोड़ के हट जाते हैं। उसके बाद अभिकारक अणु क्या होते हैं, उत्प्रेरक की सतह को छोड़ के हट जाते हैं। कैसे देखिएगा, जैसे हमारे पास ये पैलेडियम का सरफेस है, एक अभिक्रिया बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ होती है पैलेडियम उत्प्रेरक, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमारे पास बनता है एथिलीन। देखिए ये अभिक्रिया होती कैसे है, जरा इस पर विचार अगर आप करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल आता है। H2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, इस तरीके की बॉन्डिंग होती है। तो H2 मॉलिक्यूल क्या करता है, इस पैलेडियम की सतह पर और नीचे आ जाता है और इस पैलेडियम की सतह के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करने लगता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक है, इसके साथ ही बॉन्डिंग हो रही है, तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग क्या हो जाती है, इसकी कमजोर होने लगती है।
और उसी वक्त बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल इस पैलेडियम की सतह पर जुड़ जाते हैं। बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल इस पैलेडियम की सतह पर दोस्तों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल इस पैलेडियम की सतह पर जुड़ के तो उसी समय ये CH2 एथिलीन मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, इसके क्लोज में आता है। एथिलीन मॉलिक्यूल इसके क्लोज में आता है तो यहाँ से ये भी हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है और अपना बॉन्ड ये क्या करता है, इसका बॉन्ड टूटने लगता है। फाइनली क्या होता है, फाइनली इसका बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ से ये बॉन्ड भी हट जाता है, ये बॉन्ड भी हट जाता है और ये बॉन्ड टूट जाता है और ये बॉन्ड टूट जाता है और फाइनली CH2 के साथ H और H जुड़ जाता है जो हमारा CH3 और CH3 के रूप में दिखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए। जैसे आपको पता है A और B रिएक्शन करके AB बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, A और B कोलिजन करते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन किसी न किसी बर्तन में हो रहा होगा, ये रिएक्शन किसी न किसी कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, बर्तन में हो रहा है। तो अगर A किसी सरफेस के साथ क्या हो गया है, अटैच्ड हो गया है, जब गति कर रहा था, जैसे गति कर रहा था इस तरीके से इधर, तो A और B का टकराना क्या था, थोड़ा मुश्किल था। लेकिन यहाँ पे A स्थिर हो गया है, किसी के साथ अटैच हो गया, तो B को पता है कि कहाँ जाके हमको टक्कर करके प्रोडक्ट बना देना है। तो जब B यहाँ पे अटैच हो गया है तो A यहाँ पे अटैच हो गया, B आसानी से क्या आता है, इसके साथ कोलिजन करता है और कोलिजन करने के पश्चात क्या हो जाता है, प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ से आप देखिए ये ठोस है, पैलेडियम में एक ठोस सतह है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो गैस आती है ठोस सतह पर जुड़ जाती है और ये आसानी से ये वाला इसके साथ जुड़ जाता है और प्रोडक्ट का निर्माण कर लेता है। क्योंकि अभी क्या है, मोशन स्टॉप हो गया है इस उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण और आसानी से प्रोडक्ट का निर्माण हो पा रहा है। तो इसमें दोस्तों एनसीईआरटी में जो आपका दिया गया है उसमें दिया गया है इस तरीके से कुछ, क्या है हमारे पास, आप समझो कि ये फ्री वैलेंसी है, फ्री वैलेंसी किसकी है, यही हमारा क्या है, उत्प्रेरक है। अब अभिकारक A प्लस B हम लिए, लोगों ने क्या लिया, अभिकारक A प्लस B लिया। तो ये स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ये इस पर अधिशोषित हो जाता है, ये इस पर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। दोस्तों मैंने पढ़ा है कि मतलब इसके सतह पर आके जुड़ जाता है। तो स्टेप 2 में क्या होगा, ये चीजें आपको दिख रही हैं, ये A और B, इसकी सतह पर क्या होगा दोस्तों, अधिशोषित हो गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, A और B। नेक्स्ट स्टेप में A और B आपस में जुड़ जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये क्या होते हैं, A और B अब सेपरेट हो गए हैं। ये वैलेंसी फ्री हो गई और A और B हमारे क्या हो गए, सॉरी A और B प्रोडक्ट बन के बाहर निकल गए। तो ये चीजें इसलिए दर्शाई गई कि कितनी आसानी से आप इसको समझ सकते हो। ये अभिकारक की सतह है, ये उत्प्रेरक की सतह, सॉरी अभिकारक आके यहाँ पे क्या हो गया, अटैच हुआ। ये उत्प्रेरक की सतह है, अभिकारक आके इस पर क्या होगा, आसानी से अटैच हुआ। नेक्स्ट स्टेप में जब इस पर अधिशोषण हुआ तो अटैच होने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो A और B के बीच अट्रैक्शन हुआ और बॉन्डिंग बन गई और ये अब A और B सेपरेट होकर प्रोडक्ट बना दिए और रिएक्टेंट ये क्या हो गया, खाली हो गया। अब दूसरे A और B को अटैक करेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर तीसरे को अटैक करेगा, इस तरीके से प्रोडक्ट बनता जाएगा। मतलब A और B आपस में जुड़ने के लिए इस उत्प्रेरक की सतह पर सहायता ले रहे हैं। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जहाँ पर A और B पहले तो अधिशोषित हो रहे हैं, फिर इसमें अट्रैक्शन हो जा रहा है और प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो इस तरीके से ये विषमांगी अधिशोषण के सिद्धांत को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। विषमांगी अधिशोषण जो आपका विषमांगी यौगिक का आधुनिक अधिशोषण है, ये आपका सतह है, सॉलिड सतह। यहाँ पे जो है गैसियस मॉलिक्यूल आके
अटैच हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर उत्प्रेरक वर्धक के अभिष की बात करें तो ये सिद्धांत कहता है कि वर्धक क्या करता है कि ये जो हमारा उत्प्रेरक की सतह है, ये मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, तो उत्प्रेरक इसके बीच में चला जाता है और सरफेस एरिया को क्या करता है दोस्तों, बढ़ा देता है। तो सरफेस एरिया को बढ़ा देगा तो ज़्यादा जगह होगी, और ज़्यादा जगह होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर जो है सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो ज़्यादा H2 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे, ज़्यादा H2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, अधिशोषित होंगे। तो ज़्यादा H2 मॉलिक्यूल अधिशोषित होंगे तो उतनी तेज़ी से क्या होगी, अभिक्रियाएं होंगी। परंतु यहाँ पर विष क्या करता है, उत्प्रेरक विष क्या करता है, पहले इस सरफेस पर खुद आके क्या करता है, इस सरफेस को ब्लॉक कर देता है। सरफेस पर खुद रिएक्शन कर लेता है और रिएक्टेंट को पहुँचने ही नहीं देता है। देता है और उत्प्रेरक विष खुद आके रिएक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से अभिक्रिया की दर क्या है दोस्तों, स्लो हो जाता है। तो कंक्लूजन अगर बात करें तो उत्प्रेरक की क्रियाविधि क्या है कि किस तरीके से काम करता है, तो इसके लिए 3 सिद्धांत है। एक जो है आपका माध्यमिक यौगिक सिद्धांत आया, एक अधिशोषण सिद्धांत आया और ये आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत आया। तो माध्यमिक यौगिक में मैंने बताया था कि पहले रिएक्टेंट में कोई एक रिएक्टेंट क्या करेगा, उत्प्रेरक के साथ जुड़ के माध्यमिक यौगिक का निर्माण करेगा और वही माध्यमिक यौगिक जो है दूसरे वाले रिएक्टेंट के साथ अभिक्रिया करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी। और इसके बाद संपर्कता का सिद्धांत या अधिशोषण सिद्धांत माइकल फैराडे ने दिया था और काफ़ी चला नहीं वो। उसमें क्या था कि मतलब एक सतह पर अधिशोषण हो जाएंगे जो हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, दूसरा रिएक्टेंट आके अभिक्रिया करेगा। तो इन दोनों सिद्धांतों को मिक्स करके ही ये मॉडर्न सिद्धांत बनाया गया और इसमें बताया गया कि इस तरीके से अधिशोषण जो है मतलब हमारे उत्प्रेरक की सतह पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अधिशोषित होगा और दूसरा वाला आसानी से आके उसको पता रहेगा कहाँ जुड़ना है, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया और एनसीईआरटी में आपको जो स्टेप थे वो भी बता दिया कि किस तरीके से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अधिशोषित होता है उत्प्रेरक की सतह पर और फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा, वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, 1-2 बार में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जियोलाइट्स क्या होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं। टिल देन थैंक यू।